ओके हेलो। तो आज की क्लास में हम लोग शुरुआत करेंगे एक ऐसी चीज से जो कि तुमने पहले छोटी क्लास में पढ़ा है। ध्यान से सुनो। तुम लोगों ने ये तो पता ही है कि जो लाइट की स्पीड होती है वो अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है। कहने का मतलब है कि वैक्यूम में उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, एयर में थोड़ी कम होती है, वाटर में थोड़ी और कम होती है और ग्लास में थोड़ी और कम होती है। अलग अलग मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो डिफरेंट होती है। इसी चीज की वजह से हमें देखने को मिलता है एक फिनोमिना, उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन देखने को मिलता है हमें, है कि नहीं। जैसे ऐसे हमने पेंसिल को इसमें डाल दिया तो अलग अलग उसका शेप ऐसा डिस्टॉर्टेड सा हमें देखने को मिलता है। वो इसी वजह से है क्योंकि लाइट की स्पीड डिफरेंट डिफरेंट होती है। और इसी वजह से हमें एक और चीज देखने को मिलती है और वो क्या है, डिस्पर्जन। अगर हम प्रिज्म के अंदर से लाइट को भेजते हैं तो वो 7 कलर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। विबग्योर में वायलेट, इंडिगो, ब्लू से लेकर रेड तक 7 कलर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। जब व्हाइट लाइट एंटर करती है प्रिज्म में और वो टूट के बाहर निकलती है 7 अलग अलग कलर्स में। बट इस कलर के बाद मतलब ये जो स्पेक्ट्रम है इसके बारे में एक छोटी सी बात और है जो कि तुम्हें शायद नहीं पता। इसको हम एक और नाम से बुलाते हैं और वो क्या है, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। इसी स्पेक्ट्रम को हम कंटिन्यूअस भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहां पे कोई भी गैप नहीं है। अब जैसे देखो, होता क्या है कि वायलेट किससे मर्ज हो रहा है, ब्लू से, ब्लू इससे, ग्रीन से, ऐसे। कहने का मतलब क्या है कि विबग्योर हमारे पास इस तरीके से होता है, ठीक है ना। अब यहां पे वायलेट के बाद इंडिगो, इंडिगो के बाद ब्लू, फिर ब्लू के बाद ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, कंटिन्यूअसली होता है। ऐसा कुछ नहीं होता कि इन कलर्स के बीच में कोई ब्रेक हो। एग्जांपल बेस्ट ले लो, रेनबो का एग्जांपल। अब रेनबो में तुमने कलर देखे हैं, ऐसा कभी टूटते हुए देखा है कि वायलेट कलर अलग से नजर आ रहा हो, रेड कलर अलग से नजर आ रहा हो? ऐसा कुछ नहीं होता। वो कलर आपस में मर्ज्ड होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं। तो हमने ये बात देखी कि जो स्पेक्ट्रम होता है, जब लाइट बाहर निकलती है 7 कलर्स अलग अलग जो दिखते हैं वो कंटिन्यूअस होता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता कि मतलब तुम्हें टूटे हुए दिखे अलग अलग टाइम पे, मतलब ये वाला कलर अलग दिखे, वो वाला कलर अलग दिखे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। वो कैसा होता है, कंटिन्यूअस होता है। तो ये कहानी मैंने तुम्हें क्यों सुनाई, इसके बाद एक छोटी सी कहानी हमें और जाननी है। वो क्या है? अब देखो, हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ा है और उसमें देखा था कि ये बहुत ही बड़ी चीज होती है, ठीक है। ऐसी कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, बहुत बड़ी सी चीज है, मतलब बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम होता है। और जो विजिबल स्पेक्ट्रम होता है, यानी जो लाइट्स होती हैं 7 अलग अलग कलर की जो लाइट होती है, यानी जो विजिबल लाइट होती है, वो बहुत ही छोटा हिस्सा है उसका, कोई बहुत बड़ा हिस्सा नहीं होता उसका। अब यहां से हम एक छोटी सी कहानी देखने को मिलती है। होता क्या है कि देखो, अब हम लोगों के जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो कभी कभी इंटरैक्ट करती है किसके साथ, एटम्स के साथ, मॉलिक्यूल्स के साथ। और क्यों ना करे, हमारे आसपास वेव ही वेव है। लाइट अपने आप में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अब वो लाइट तुम्हारे किसी भी सामान पे पड़ रही है और सामान के अंदर क्या है, एटम है, मॉलिक्यूल है, तो वो उसके साथ जाके इंटरैक्ट करेगी। अब वो जब क्या नाम है, हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एटम के साथ इंटरैक्ट करती है तो पहले तो एटम मस्त बैठा हुआ था, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। देखो, यहां जो मैं कह रहा हूं ऐसा नहीं है कि दुनिया में सारे एटम्स ऐसा करते हैं, कई केसेस में ऐसा देखा गया है। अब वो जो एटम है वो आराम से बैठा हुआ है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब जैसे ही वो इंटरैक्ट करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के साथ, जो उसकी एनर्जी है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि वो एनर्जी क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जो हमारा एटम या मॉलिक्यूल है वो हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में से एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है और एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। खुद सोचो, अगर मैं कहीं से एनर्जी लूंगा तो मेरी एनर्जी बढ़ेगी ना। हम खाना खाते हैं, एनर्जी बढ़ती है, वही वाली बात है। अब जैसे ही एनर्जी बढ़ती है हम लोग क्या हो जाते हैं, अनस्टेबल हो जाते हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास जो एटम था पहले मस्त स्टेबल हो रखा था, अब वो कैसा हो गया, अनस्टेबल हो गया, ठीक है। अब वो अनस्टेबल स्टेट, अब ये चीज तुम्हें देखने में लगेगा कि अगर एनर्जी मिली है तो अनस्टेबल कैसे हुआ। इसका बेस्ट एग्जांपल है, अगर तुम कहीं से गिर रहे हो, तो ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहे हो, तो खुद सोचो, तुम ऊपर से नीचे इसीलिए गिरते हो क्योंकि तुम बहुत ज्यादा हाइट पे जब होते हो ना तो तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी होती है और तुम्हारी बॉडी उसको स्टेबलाइज करने की कोशिश करेगी ही करेगी। इसलिए वो जमीन की तरफ जाने की कोशिश करेगी क्योंकि वो अपने अंदर की एनर्जी ट्रांसफर करना चाहती है, क्योंकि बहुत ज्यादा हाइट पे तुम्हारी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए तुम गिरते भी उतनी ही ज्यादा स्पीड से हो। ये अपने आप में कहानी है। तो दुनिया में जितनी भी चीजें हैं सारी की सारी चीजें स्टेबल होने की कोशिश करती हैं। अब वही जो हमारा एटम है वो इसके साथ इंटरैक्ट करने के बाद अब वो अनस्टेबल हो चुका है, तो अब उसे क्या करना पड़ेगा, किसी तरीके से अपनी एनर्जी लूज करनी पड़ेगी। जैसे हमारी बॉडी ऊपर से नीचे गिरते हुए अपनी एनर्जी लूज करके खुद को स्टेबल करना चाहती है, वैसे ही वो एटम अपनी एनर्जी लूज करके स्टेबल होने की कोशिश करेगा। और यही जब वो एनर्जी को लूज करता है तो वो क्या करता है, रेडिएशन एमिट करने लगता है। जब वो एनर्जी लूज करेगा तो वो क्या करता है, उसी फॉर्म में रेडिएशन को एमिट करने लगता है। और ये
जो रेडिएशन वो एमिट करता है वो कहां पे होती है, वो ही इसी हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में किसी रेंज में होती है। तो जो यहाँ पे रेडियो वेव है, माइक्रोवेव है, इंफ्रारेड है, ये कहां से रही है, ये एटम्स में से ही आती है। तो इतनी कहानी मैंने इसलिए बताई क्योंकि मेरे को तुम्हें ये बताना था कि जो एटम है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करता है जब वो बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो जाता है तो, और उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिक स्पेक्ट्रा बोलते हैं। समझिए बात। तो यहाँ पे एक छोटी सी कहानी थी, अगर कम से कम शब्दों में तुम्हें समझाऊं तो यही है, एनर्जी उसने पहले गेन करी, फिर उसको अनस्टेबल फील हुआ तो उसने एनर्जी लूज कर दी, और जब लूज करी तो रेडिएशन के फॉर्म में करी, और इसी चीज को हम क्या बोलेंगे, एटॉमिक स्पेक्ट्रा बोलेंगे। तो अब तुम लोग सोचोगे कि मैंने क्लास की शुरुआत में तुम्हें कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम के बारे में बताया, 7 अलग अलग कलर्स में जो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है उसके बारे में बताया, उसका और एटॉमिक स्पेक्ट्रा का क्या लेना देना है। तो देखो बड़ा ही सिंपल सा रिलेशन है। जब एटॉमिक स्पेक्ट्रा को ऑब्जर्व करने की कोशिश करी गई, विजुअलाइज करने की कोशिश कर गई, तो वो उस तरीके से दिखता है, हाइड्रोजन का, हीलियम का, लिथियम का, ऑक्सीजन का। अब इसके बारे में ये ऐसा क्यों दिखता है अभी बहुत बातें करना वो है, बट जरा तुम देखो इसके बीच में और इसके बीच में तुम्हें कुछ रिलेशन दिखता हुआ दिख रहा है, और साफ साफ पता लग रहा है कि ये जो हमारे एटॉमिक स्पेक्ट्रा है ये एटॉमिक स्पेक्ट्रा है, ठीक है ना। ये देखने में साफ साफ हमें किसकी तरह लग रहा है, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम की तरह लग रहा है। यानी कहीं ना कहीं लिंकेज तो है, और कहीं ना कहीं ये बात जो है, ये जो प्रिज्म वाली बात है, ये इस बात का क्या है, एविडेंस है कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा होता है, ठीक है। तो अगर ये एक तरीके से प्रूफ है, एविडेंस है कि हमें समय के साथ एटॉमिक स्पेक्ट्रा देखने को मिलेगा, चीजों के साथ होता है, और वो कैसे होता है, क्यों होता है, वो भी बाद की बात है, वो बाद में देखेंगे। खैर यहाँ पे इतनी बात थी कि हम लोगों ने ये क्यों पढ़ा, क्योंकि वो एक तरीके से क्या है, हमारे लिए एविडेंस है, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए हमारे लिए इतना ही। मिलते हैं अब अगली क्लास में, जहां और भी बातें करेंगे एटॉमिक स्पेक्ट्रा से रिलेटेड, ठीक है। खैर मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय।